मैं शपथ लेता हूँ कि विद्यार्थी मेरा धर्म है, मानवता की सेवा करना मेरा परम लक्ष्य है। राष्ट्र की उन्नति में मैं सदैव तत्पर रहूँगा। अपने कर्तव्य मार्ग पर आगे बढ़ते हुए एक स्वच्छ, सुंदर तथा भ्रष्टाचार मुक्त मैं भारत का निर्माण करूँगा। जय हिंद। गुप्त साम्राज्य का अध्ययन करेंगे। कौन सा? गुप्त साम्राज्य। ये 275 एडी से 550 एडी तक रहता है। अब यहाँ बीसी नहीं चलेगा। अब इतिहास में क्या चलेगा? एडी। एडी मतलब एमिनो डोमिनी। एडी मतलब एमिनो डोमिनी। एमिनो डोमिनी का मतलब होता है ईश्वर का समय। ईश्वर कौन थे उस समय? ईसाइयों के ईसा मसीह। तो इसलिए एनो डोमिनी कहा जाता है। लेकिन कॉमन इरा कहते हैं इसको। क्या कहते हैं? कॉमन इरा, सी लिखा जाता है। ठीक। तो गुप्त साम्राज्य ये जो है मौर्य वंश के बाद में एक ऐसा राजवंश उभरता है जो पूरे भारत को एकबद्ध कर देता है। इसीलिए इसका इतिहास काफ़ी जो है इतिहासकार इसके बारे में काफ़ी रोचक जानकारी इकट्ठा करते हैं। भाई इतिहास जो प्राचीन इतिहास है हमारा, वो ऐसे नहीं बना है कि एकदम से जो हमको पढ़ने को मिल रहा है वो सब पका पकाया कहीं से मिल गया हो। ऐसा कुछ नहीं है। प्राचीन इतिहास को लिखने के लिए जाने कितने इतिहासकारों ने दिमाग लगाया है। किसी ने किसी किताब पढ़ी है। अब कालिदास जैसे लोग किताब तमाम लिखकर चले गए और उन सब किताबों को बैठ बैठ करके इतिहासकार एक एक पन्ना पलटते रहते हैं, रोज़ पढ़ते रहते हैं। उसमें से कुछ फैक्ट्स निकालते हैं, कहीं से कुछ फैक्ट्स निकालते हैं। ठीक है। और पुरातत्वविद एक अलग काम करते हैं, खुदाई का काम करते रहते हैं। तो वहाँ से सिक्के मिले, स्मारक मिले, कुछ वस्तुएं मिली, मृदभांड मिले, मिट्टी के बर्तन मिले। इन सबको ले करके इनकी वैज्ञानिक डेटिंग, कार्बन डेटिंग की जाती है। उनकी तिथियों का आकलन किया जाता है, उन पर क्या लिखा हुआ है, क्या अंकित है, वो सब पढ़ा जाता है। और ये सब काम पहले हमारे यहाँ अंग्रेज लोग ज़्यादा करके गए हैं। तो जो इतिहास वो लिख गए वो हम पढ़ रहे हैं। अब एक इतिहास विंसेंट स्मिथ कहा गया है कि जो है समुद्रगुप्त भारत का नेपोलियन था। और नेपोलियन जो है बाद में आया है, उसके 400-500 वर्ष बाद में, और ज़्यादा ही, इतने हज़ारों वर्ष बाद आया है नेपोलियन। और हाँ, और नेपोलियन को कहना चाहिए कि जो है यूरोप का वो समुद्रगुप्त था। तो हम अब इतिहास हमारे बदलने की आवश्यकता है। हम अब इतिहास को, अगर हम आप में से कोई इतिहासकार बनता है तो नए सिरे से इतिहास लिखे जाने की आवश्यकता है। प्राचीन इतिहास को नए सिरे से लिखे जाने की आवश्यकता है, क्योंकि जो प्राचीन इतिहास लिखा है साम्राज्यवादी दृष्टिकोण से लिखा गया है। इसलिए हम लोग वही सब पढ़ते आ रहे हैं। तभी तो कोशिश की जा रही है कि इतिहास को पुनः जो है इसकी पुनर्रचना की जाए। तो इसीलिए जो है बहुत सारी चीज़ें इतिहास में जो फैक्ट्स थे, तथ्य थे, उनको खंगाल करके लिखा गया है। तो इसीलिए स्रोत की बात करते हैं, जो गुप्त काल के क्या स्रोत हैं। तो स्रोत में वही चीज़, साहित्यिक स्रोत होते हैं ना। साहित्यिक स्रोत के साथ साथ में जो है कुछ विदेशी यात्री आते हैं भारत में। ठीक है। और गुप्त वंश में फाहियान आया था। गुप्त काल में कौन आया था? फाहियान आया था। ठीक है। विदेशी विवरण हो गया। और विदेशी विवरण के साथ में जो है हम लोग पुरातात्विक चीज़ें देखते हैं। पुरातात्विक वस्तुएं मिलती हैं। पुरातात्विक मतलब पुरानी वस्तुएं, पुरानी सामग्री। तो पुरानी वस्तुएं, पुरानी सामग्री में इसमें बहुत सारी चीज़ें, अभिलेख हैं, सिक्के हैं, भवन हैं, ये सब मिलते हैं। अब साहित्यिक स्रोत में देखो, पुराण सबसे, इसमें जो है बातें पुराण में लिखी गई हैं, बहुत सारी चीज़ें, जिससे इतिहासकार पढ़ करके उनको निकालते हैं। जैसे विष्णु पुराण। ठीक है। विष्णु पुराण हो गया, वायु पुराण हो गया, ब्राह्मण पुराण हो गया। ठीक है। इन सब पुराणों से जो है बातें निकाली गई हैं। ब्रह्मांड लिख दिया, ब्राह्मण। तो हाँ, ब्राह्मण पुराण। तो ये पुराणों से बात पता चलती है। इसके अलावा बहुत सारे जो है कवि, लेखक, दरबारी कवि, जैसे कालिदास हुए थे। कालिदास जी ने बहुत सारी किताबों की रचना की है। तो उससे समाज और वहाँ के साहित्य का पता चलता है, समाज कैसा था। बहुत ज़्यादातर कालिदास जो थे, इन्होंने ज़्यादातर चीज़ें जो लिखी है प्रेम प्रसंग और इस तरीके से जो है इन्होंने जो शैली अपनाई है। और श्रृंगार रस की बात जो है, बाद में हम लोग कई रसों में जो है साहित्य पढ़ते हैं ना, ओजस्वी कोई अगर लिखता है गीत, कविता या कुछ उस तरीके से, तो उसमें ओजस्व दिखाई देता है, जिसको कौन सा रस कहते हैं? वीर रस। ठीक है। तो इनका ज़्यादातर श्रृंगार रस में दिखाई देता है। ठीक है। तो
जैसे अभिज्ञान शाकुंतलम इस टाइप की, या फिर देवी चंद्रगुप्तम तो उसका है जो है दूसरे का है। जैसे एक उसमें बताया था अग्निमित्र और एक राजकुमारी थी मालविकाग्निमित्र, ठीक है। तो मालविकाग्निमित्र से हमको जानकारी यहाँ की नहीं मिलती, कहाँ की मिलती है? मौर्योत्तर काल की, ठीक है। तो ऐसे इनकी तमाम किताबें थी इस पे लिखी गई हैं। तो कालिदास जो है हो गए, ठीक है। और इसके अलावा जो है बहुत सारे ऐसे साहित्य हैं। कालिदास का अब जैसे यही है, मालविकाग्निमित्र ही नाटक है, और अभिज्ञान शाकुंतलम है, और जो है बहुत सारी किताब हैं इनकी, ठीक है। वो सब जब कालिदास का उसमें हम लोग देखेंगे साहित्य में तो लिखा देंगे सारे नाम, क्योंकि इनसे प्रश्न आते हैं, ठीक। कालिदास के साथ साथ में यहाँ पर जो है एक है आपका मृच्छकटकम, एक किताब है मृच्छकटकम, इससे भी जानकारी मिलती है। ऐसे तो साहित्य बहुत सारे साहित्यिक नाम हैं, ठीक है। इनका हम लोग साहित्य जब पढ़ेंगे तो वहाँ अध्ययन करेंगे। विदेशी विवरण है, देखो फाहयान भारत आता है, फाहयान भारत आता है, किसके समय में आता है? तो ये आता है आपका चंद्रगुप्त द्वितीय के समय, भारत आता है, या चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के समय। तो फाहयान कुछ लिखता है, उस किताब जो है उसमें विदेशी विवरण भारत के बारे में जानकारी होती है। इसके अलावा जो है आता है आपका वेनसांग आता है, लेकिन वो इस समय नहीं आता है। वेनसांग कब आता है? वेनसांग आता है आपका हर्षवर्धन के काल में, लेकिन वेनसांग ने किताब लिखी थी सीयू की। कौन सी किताब लिखी थी? सीयू की, टाटा सीयू बाइक, वही चीज़ सीयू की से याद रखो, टाटा सीयू अगेन है। तो सीयू की किसने लिखी थी? वेनसांग ने लिखी थी, और इसमें जो है इसने गुप्त साम्राज्य के बारे में जानकारी दी है। और पुरातात्विक साक्ष्य की बात करें तो इसमें जो है आपका अभिलेख मिले हैं। अभिलेख जैसे एक महत्वपूर्ण अभिलेख है समुद्रगुप्त का जो है प्रयाग प्रशस्ति, समुद्रगुप्त का प्रयाग प्रशस्ति, ठीक है। तो उसमें बहुत बातें लिखी हुई हैं। अभिलेख के साथ साथ में सिक्के तमाम प्रकार के जारी हुए, सोने के सिक्के, चांदी के सिक्के, तांबे के सिक्के। इन सिक्कों पे जो है राजाओं के नाम अंकित थे, राजाओं के चित्र अंकित थे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो है जानकारी पर उससे जो है राजाओं की जो वंशावलियाँ हैं बनाने में आसान हुआ है सिक्कों के माध्यम से। और इसके अलावा इस समय जो है भवन स्थापत्य का बहुत ज़्यादा निर्माण हुआ था, मंदिर वगैरह बनाए गए। इसी समय मंदिर बनाने की कला दिखाई देती है, कब से? गुप्तों के समय से, ठीक है। बहुत सारे मंदिर बनाए जाते हैं, तो ये सब स्थापत्य की बात है। तो इन सारी चीज़ों से हमको गुप्त साम्राज्य के इतिहास को समझने में आसानी होती है, ठीक है। इतिहासकार लोग इन्हीं सब की सहायता से गुप्त काल इतिहास को लिखते हैं। तो ये तो स्रोत हो गया। स्रोत के बाद में अब हम लोग बात करेंगे कि इसमें कौन कौन से इतिहासकार आए। वो इतिहासकार कह रहे हैं कौन कौन से राजा हुए, सम्राट हुए, जिन्होंने भारत के इस गुप्त साम्राज्य को आगे बढ़ाया। सबसे पहला था श्रीगुप्त। इसको समझो, उससे पहले थोड़ा सा भारत को समझ लो कि उस समय भारत की स्थिति क्या थी। देखो अभी इस समय कुषाण थे, और कुषाण मैंने बताया था कि कुषाण और सातवाहनों ने भूमिदान दे दे करके किस व्यवस्था को जन्म दिया था? सामंती व्यवस्था को। ये सब समझा करो भाई। देखो यहीं से लिखने का एक नया सोच ऐसे ही बनेगा, जो लिखा करोगे तो ऐसे ही। तो इन्होंने भूमिदान दिया, भूमिदान देने से क्या बढ़ा था? सामंती व्यवस्था बढ़ी थी। और सामंत कौन थे? जिसके पास जमीन हुआ करती थी वो सामंत होते थे। अब जमीन जिसके पास जितना ज़्यादा होगा उतना ही बड़ा वो सामंत होगा। तो अब देखो इस समय लगभग 300 AD के आसपास जो समय था, इस समय कुषाण वंश जो था वो कई सामंत में बट गया था। इस तरीके से कुषाण वंश का जो है यहाँ तक पाटलिपुत्र तक था, ठीक है। और इधर जो है चीन, अफगानिस्तान, यहाँ तक ऐसे फैला हुआ था, ठीक। लेकिन कनिष्क के बाद, कनिष्क ने इसको काफ़ी मजबूत कर दिया था कुषाण वंश को। कनिष्क के बाद जो है ये छोटी छोटी सामंतों में बट जाता है ये पूरा उत्तरी भारत, और दक्षिणी भारत भी इधर अलग हो जाते हैं सब, ठीक। यहाँ पर अभी भी कौन थे? शक थे।
शक, यहाँ पर पश्चिमी क्षत्रप वाले शक अभी भी जिंदा थे। उत्तरी क्षत्रप वाले शकों को तो कौन लील गया था? कुषाण। कुषाण लील गए थे, तो उत्तरी हिस्से वाले शक खत्म हो गए थे, लेकिन पश्चिमी क्षत्रप अभी भी बचे हुए थे। ठीक है, इनकी लड़ाई गुप्तों से होती रहती है। हमने बताया था ना कि ये लंबे समय तक रहेंगे। तो पश्चिमी शक के क्षत्रप अभी थे। तो भारत में इस तरीके से छोटे छोटे सामंत थे, छोटे छोटे सामंती राज्य थे, जिसमें कुछ गणराज्य भी थे, कुछ राजतंत्र भी थे। ठीक है, जैसे हम देखते हैं महाजनपद काल में 10 गणराज्य थे और 16 महाजनपद थे। ऐसे ही इस समय कुछ छोटे छोटे, जैसे अभी लिच्छवी भी एक गणराज्य था, अभी लिच्छवी भी यहाँ पर था। ठीक है, लिच्छवी भी बीच बीच में रहा है, अलग हुआ है, कभी किसी का जो है बन गया, कभी किसी का। तो इस तरीके से यहाँ पर कौशाम्बी के आसपास वाले क्षेत्र में ये पाटलिपुत्र है। ये क्या है? पाटलिपुत्र है, ये पाटलिपुत्र है। कौशाम्बी यहाँ पर है, जो इलाहाबाद के आसपास में है। ठीक है, कौशाम्बी। तो कौशाम्बी के आसपास में एक सामंत हुआ करता था जिसका नाम था सिरुगुप्त। क्या नाम था? सिरुगुप्त। किसका सामंत था? कुषाणों का। कुषाणों का सामंत था। तो प्रश्न सीधे सीधे पूछेगा कि गुप्त शासक किसके सामंत थे? कुषाण के। तो इस वाले इलाके में एक सामंत था जिसका नाम था सिरुगुप्त। सिरुगुप्त के पास जमीन रही होगी और सामंत था, और सामंत सब मनमानी कर रहे थे, क्योंकि यहाँ पर एक जो है सूत्र में एक केंद्र में बांधने वाला राजा अब कोई बचा नहीं था। ठीक है, सब अपनी अपनी जो है चला रहे थे, अपनी अपनी बचा रहे थे। तो सिरुगुप्त जो है उसमें से एक ऐसा सामंत होता है जिसने गुप्त वंश की नींव डाली। कब? 275 एडी में। 275 एडी में सिरुगुप्त ने क्या डाली? गुप्त वंश की नींव डाली। ठीक, लेकिन ये बहुत ज़्यादा प्रतापी शासक नहीं था। लेकिन अब ये चूंकि सिरुगुप्त था, अब इसने जो है अपने एक राज्य को बना लिया, तो अपने आप को इसने क्या कहा? महाराज कहा। क्या कहा? महाराज। तो इसने महाराज की उपाधि धारण की। महाराज की उपाधि धारण करने वाला पहला गुप्त शासक सिरुगुप्त था, जिसने गुप्त वंश की स्थापना की थी। ठीक है, तो इसने महाराज की उपाधि धारण की। अब इसके साथ कोई ज़्यादा काम नहीं हुए। इसके बाद जो है दूसरा आता है घटोत्कच। घटोत्कच के बारे में भी ज़्यादा कुछ नहीं पता है कि सिरुगुप्त का कौन था, रिलेटिव था, कुछ नहीं पता। ठीक, तो अब ये घटोत्कच, ये महाभारत वाला घटोत्कच नहीं है। महाभारत में एक घटोत्कच था, जानते हो? है? हाँ, वो किसका बेटा था? हाँ, क्या कहेंगे बेटा, वो मोड़ा किसका मोड़ा था? घटोत्कच किसका मोड़ा था? भीम का मोड़ा था। तो भीम का मोड़ा था, लेकिन यहाँ पर ये घटोत्कच भीम वाला नहीं है। घटोत्कच जो है कर्ण के बाणों से मारा जाता है महाभारत के युद्ध में, लेकिन वो पूरी सेना को तहस नहस कर देता है। ठीक है, तो वो वाला घटोत्कच नहीं। यहाँ पर जो है गुप्त शासक था यह घटोत्कच, और इसी का बेटा होता है चंद्रगुप्त प्रथम। इसी का बेटा होता है चंद्रगुप्त प्रथम। ठीक है, और इसने भी महाराज की उपाधि धारण की। महाराज की उपाधि ये सब धारण करते हुए चले आ रहे हैं। हाँ, अब महाराज है, इसमें राजा बना हुआ है, पाटलिपुत्र में बैठा हुआ है, तो राजा बना हुआ है भाई। राजधानी इनकी सब पाटलिपुत्र थी। ठीक है, इस समय जो गुप्तों की राजधानी कहाँ थी? पाटलिपुत्र। ठीक, और पाटलिपुत्र की स्थापना किसने की थी? उदयन। अरे सब भूल जाते हो, उदयन ने की थी। किसने की थी? उदयन ने। उदयन कौन से वंश का शासक था? हर्यंक वंश का। हर्यंक वंश का शासक था उदयन, और अपने पापा को मार करके राजा बना था। अजातशत्रु को मार करके। तो ये जो है गंगा और सोन नदियों के संगम पे इस तरीके से पाटलिपुत्र स्थित है। गंगा इधर से आती है, सोन इधर से जाती है। ठीक है, तो गंगा और सोन नदियों के संगम पे पाटलिपुत्र स्थित है। और ये जो है एक शासक था, क्या नाम था? कालाशोक। कालाशोक के समय से पाटलिपुत्र राजधानी लगातार बनी हुई है। मैंने बताया था ना, पाटलिपुत्र मगध की राजधानी कालाशोक के बाद से लंबे समय तक रही है। तो अभी भी पाटलिपुत्र राजधानी रहती है मगध, जब ये गुप्त वंश शुरू होता है मगध की। ठीक है, तो इस तरीके से ये तो 2 राजा हो गए, घटोत्कच है। ये ज़्यादा कोई इनका कोई योगदान नहीं है, यहाँ से प्रश्न भी नहीं आते हैं। बस प्रश्न आ जाएगा कि पहला राजा कौन था, तो सिरुगुप्त था। लेकिन ये सब पौराणिक है, ऐतिहासिक नहीं है। ठीक है, यहाँ पर शुरू होता है चंद्रगुप्त प्रथम। चंद्रगुप्त प्रथम। ठीक, चंद्रगुप्त प्रथम
इसने जो है बिम्बिसार की भांति इसने अपने राज्य की विस्तार करने की नीति अपनाई। पूर्वजों से ही सीखते हैं, हालांकि बहुत ज़्यादा कुछ नहीं किया है। तो इसने वैवाहिक संबंध स्थापित किया। भाई बिम्बिसार ने भी वैवाहिक संबंध स्थापित किया था, तो इसने वैवाहिक संबंध स्थापित किया। वैवाहिक संबंध में इसने जो है लिच्छवी की राजकुमारी, हाँ लिच्छवी बड़ा इस समय इसलिए प्रचलित रहा है। लिच्छवी की राजकुमारी कुमार देवी से शादी करता है। ये कौन? कुमार देवी से, ठीक है। लिच्छवी की राजकुमारी कुमार देवी से शादी करता है। और ये विजय अभियान करता है, इसके बारे में ज़्यादा कुछ जानकारी नहीं है, लेकिन इसका साम्राज्य जो है छोटा सा फैल जाता है। मगध से लेकर के पश्चिम में, मगध से लेकर के पूर्व में मगध से लेकर और पश्चिम में प्रयाग तक, कुछ इस तरीके से मानचित्र में देख सकते हैं हम। ये वाला जो है, ठीक है, मगध से लेकर प्रयाग तक किसका साम्राज्य था? चंद्रगुप्त प्रथम का। तो छोटे मोटे यहाँ पर जो है जंगली राज या कुछ इस तरीके से सामंत रहे होंगे छोटे मोटे, उनको जीत जात करके और मिला लिया होगा। लेकिन लिच्छवी यहाँ बैठे हुए थे, लिच्छवी ना वैशाली के, यहाँ पर वैशाली के कौन थे? लिच्छवी थे। वैशाली ही तो इनकी राजधानी थी लिच्छवियों की। तो वैशाली के लिच्छवी थे, उसकी बेटी थी राजकुमारी थी कुमार देवी, उससे शादी करता है। तो ये प्रमुख घटना थी चंद्रगुप्त प्रथम की। और इसी से उत्पन्न होता है समुद्रगुप्त। कुमार देवी से ही कौन उत्पन्न होता है? समुद्रगुप्त। ये ध्यान रखना, कुमार देवी से समुद्रगुप्त जितना महान शासक उत्पन्न होता है। और इसने जो है 319 ईसा पूर्व में अपना क्या किया था? राज्यारोहण किया था। 319 ईस्वी में इसने अपने जो है सिंहासन पर ये बैठा था। इसने सिंहासन रूढ़ हुआ था। तो इसी समय इसने एक सम्मत स्टार्ट किया था। कौन सा? गुप्त सम्मत। कौन सा? गुप्त सम्मत। तो याद रखना है, कौन सा सम्मत? गुप्त सम्मत। तो गुप्त सम्मत कब शुरू होता है? 319 ईस्वी में। 319 ईस्वी में। कभी भूल से ईसा पूर्व निकल जाए मुंह से तो उसको ईस्वी ही समझना, ठीक है। क्योंकि अब ये ईसा पूर्व नहीं चल रहा है, क्योंकि हम पढ़ा रहे हैं ईसा पूर्व से, तो दिमाग में ईसा पूर्व भरा हुआ है, तो निकल भी सकता है ईसा पूर्व। तो 319 ईस्वी में कौन सा सम्मत शुरू होता है? गुप्त सम्मत। किसने शुरू किया था? चंद्रगुप्त प्रथम ने। और इसने एक उपाधि धारण की थी। अब ये चूंकि थोड़ा सा बढ़ाने लगा था साम्राज्य, अपने साम्राज्य की सीमा थोड़ा विस्तारित किया था, तो अब इसने अपने आप को कहा था महाराजा धीराज। क्या कहा था? महाराजा धीराज। थोड़ा सा बड़ा कर लिया था, अपने उपाधि को बड़ा कर लिया था। अभी तक तो महाराज थे, अभी तक क्या थे? महाराज थे। अब इसने कहा महाराजा धीराज। अब हम कौन है? महाराजा धीराज। तो प्रश्न आएगा कि गुप्त शासकों में सबसे पहला महाराजा धीराज कौन था? चंद्रगुप्त प्रथम। ये प्रश्न आते हैं। अरे धीराज एक विरुद्ध है, एक जो है इसके वो है, कह सकते हो एक तरीके से। धीराज मतलब अब महाराजों में भी बड़ा धीराज, जो कि विराट हो। महाराजों में भी विराट, महाराजा धीराज, ठीक। तो इस तरीके से अब महाराजों में भी बड़ा हो गया, घटोत्कच से भी बड़ा हो गया, तो महाराजा धीराज हो गया। तो इसके बारे में ज़्यादा कुछ नहीं, बस इतना है। क्या क्या इसके बारे में फैक्ट है बताओ? चंद्रगुप्त प्रथम के बारे में 3 फैक्ट्स हैं, बताओ। तीनों फैक्ट्स बताओ फटाफट। लिच्छवी रानी कुमार देवी से शादी किया। दूसरा, महाराजा धीराज की उपाधि और गुप्त सम्मत प्रारंभ किया। 319 एडी में गुप्त सम्मत प्रारंभ किया। हाँ, अब इसका बेटा जो है कुमार देवी से उत्पन्न होता है समुद्रगुप्त जो है यही इतिहास रचता है, गुप्त वंशों का यही इतिहास रचता है। और इसका जो है चंचल बेसब्री से इस इंतजार कर रही है कि समुद्रगुप्त कब आएगा, और जो है इसका घोड़ा जो है 3 समुद्र का पानी कब पिएगा, ठीक है। तो समुद्रगुप्त जो है अब आ गया है, इसका घोड़ा जो है 3 समुद्र का पानी पिएगा समुद्रगुप्त के। तो हाँ, 335 एडी से ये रहता है 375 एडी तक, 375 एडी तक, काफ़ी लंबे समय तक। और जो चंद्रगुप्त प्रथम था 319 एडी से 335 एडी तक था। चंद्रगुप्त प्रथम का समय क्या था? 319 से
35 तक, और 335 से 375 तक कौन आता है? समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त ने जो है विजय अभियान शुरू किया। विजय अभियान शुरू किया तो कुछ इस तरीके से विजय करता है। देखो इसको भारत में देखते हैं नक्शे में। समुद्रगुप्त उस समय उत्तरापथ क्या था? उत्तरापथ और दक्षिणापथ किसको कहा गया है? उत्तरापथ ये वाला हिस्सा है उत्तरापथ, ये वाला हिस्सा क्या है? उत्तरापथ। और उत्तरापथ में यहाँ पर पाटलिपुत्र थी, जहाँ पर कौन बैठा था? समुद्रगुप्त। यहाँ पाटलिपुत्र थी जहाँ पर समुद्रगुप्त बैठा था। इसने जो है कुछ नीतियाँ अपनाई थी विजय करने के लिए। 5 प्रकार की नीतियाँ अपनाई थी। इसी ने पूरे भारत को रौंद डाला था, समुद्रगुप्त को। इसीलिए विंसेंट स्मिथ ने इसको क्या कहा है? भारत का नेपोलियन। तो प्रश्न सीधे सीधे यहाँ पूछा जाता है कि भारत का नेपोलियन किसको कहा गया है? समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन। इसने जो है 5 प्रकार की नीतियाँ अपनाई थी नेपोलियन। पहला तो ये कि उत्तरापथ के 9 राज्यों को इसने जीत लिया था, अपने अधीन कर लिया था। 9 राज्य कौन? जो सामंत राज्य थे, गणराज्य या राजतंत्र जो थे छोटे छोटे, उन सबको ये जीत लिया था, पाटलिपुत्र में मिला लिया था। तो उत्तरापथ का विजय किया इसने, उत्तरापथ का विजय किया, जिसको अपने अधीन कर लिया था, जिन्हें जीत करके क्या कर लिया था? अपने अधीन कर लिया था। और ये जो दक्षिणापथ वाला हिस्सा था, दक्षिणापथ जो दक्षिण के राज्य थे, दक्षिण के 12 राज्यों को इसने रौंद डाला था। यहाँ से शुरू किया, इस तरीके से जीतता सबको चला गया और सबको घुटने टिकाता चला गया ऐसे, और वापस लौट गया, जीतते हुए सबको वापस लौट गया। लेकिन पाटलिपुत्र से बैठ करके यहाँ तक शासन करना संभव नहीं था, स्वतंत्र हो जाते। तो इसने कहा कि ठीक है, तुम लोग हार गए हो, हमारे आगे घुटने टेक दिए हो, अब हमारे दरबार में आकर के नजराना और भेंट यानी कर देते रहना, और तुम लोग अपना शासन करो, कोई दिक्कत नहीं है, बस ये हमारी अधीनता स्वीकार कर लो। और ऐसा मध्यकालीन शासक एक था अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी ने यही किया था बाद में। इसी सीखा होगा अपने पूर्वजों से, तो लोग सीखते हैं। ऐसा ही किया था उसने। उसका जो सेनापति था कौन था? मलिक काफूर। मलिक काफूर ने पूरे दक्षिण भारत को रौंद दिया था इसी तरीके से। ऐसे ही जो है समुद्रगुप्त ने ये किया था। दक्षिण भारत के 12 राज्यों को इसने अपने अधीन कर लिया था, लेकिन यहाँ शासन नहीं संचालित करता था। यहाँ के राज्यों को विवश कर दिया था कि वो कर देते रहें, ठीक। और इसके अलावा कुछ जो है सीमांत राज्य थे, कुछ सीमांत राज्य थे, जैसे नेपाल था, ठीक है। इधर का बांग्लादेश वाला हिस्सा, बंगाल वाला, इसको बांग्लादेश कहा गया है। और इन सबको सीमांत राज्यों को भी इसने अपने अधीन कर लिया था। सीमांत राज्यों को भी अपने अधीन कर लिया था और उनसे कहा था कि तुम लोग भी जो है भेंट वोट देते रहना, चढ़ावा चढ़ाते रहना, शासन करो, कोई दिक्कत नहीं। और ये कैसे मुमकिन हुआ? विजय अभियान से। सबको क्या करता गया? हराता गया, जीतता गया। और इसके अलावा कुछ जो है आपके, ये पूरा जंगली क्षेत्र था ना पहले, कुछ ये सब जंगली क्षेत्र था, तो जंगली क्षेत्र को कहते हैं आटविक। क्या कहते हैं? आटविक। तो आटविक क्षेत्रों को भी जीता था। आटविक क्षेत्र जो जंगल में रहने वाले जनजातियां थी, भाई अपना कबीला विला बना करके और वो अपना राज्य करती रही होंगी, तो उनको जीता था। आटविक विजय कहते हैं इसको। 4 विजय देखा हमने, उत्तरापथ, दक्षिणापथ, आटविक और सीमांत राज्य। तो आटविक राज्य भी जो है इनको अपना इन्होंने क्या बना लिया था? जो है सेवक बना लिया। आटविक राज्यों को क्या बना लिया? सेवक, कि हमारी सेवा में, हमारे दरबार पाटलिपुत्र आप हाजिर होते रहना, कोई दिक्कत नहीं, आप अपना स्वतंत्र जंगल में जीवन यापन करो, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो ये पूरा ये वाला क्षेत्र जो यहाँ से ये पूरा जंगली क्षेत्र था, इस क्षेत्र को इसने अपने अधीन किया, आटविक राज्यों को। और एक बचता है यहाँ पर शकों का छत्र और विदेशी कुछ जो अभी शासन कर रहे थे, जैसे पूर्ण थे, शक थे, ठीक है, इस टाइप के लोग। कुषाण भी थे, ये सब यहाँ, अभी कुषाण यहाँ बैठा हुआ था, कुषाण भी बैठा हुआ था। तो विदेशी जो शक्तियाँ थीं, विदेशी शक्तियों को भी रौंद डाला, जीत लिया। विदेशी शक्तियों को रौंद जीत करके उनसे कहा, तुम लोग अपनी कन्याओं को हमारे दरबार में भेजते रहना, उनकी हम शादियां कराएंगे, अपने बेटों बाटों से देखेंगे सुंदर उंदर होंगी तो शादियां उदियां करा देंगे, ठीक है। तो इन लोगों से जो है कन्या उन्या जो है भेजने के लिए कहा गया। और इसके अलावा कर भी कहा गया देने के लिए। क्या कहा गया? कर भी देने के लिए कहा गया।
तो इस तरीके से ये नीतियाँ अपनाई इसने, पांच तरीके से पूरे भारत को इसने जीत लिया। पूरा भारत जो है इसका हो गया, यानी प्रत्यक्ष रूप से और अप्रत्यक्ष रूप से पूरे भारत पर इसका क्या हो गया, अधिकार हो गया। किस तरीके से? उत्तरापथ, दक्षिणापथ और आठविक राज्य, सीमांत राज्य और विदेशी राज्य। ठीक है, यहाँ पर पंजाब में भी एक जो है सीमांत राज्य था। अभी सीमांत क्या, सीमा के अंत पे होगा, ये सीमा का अंत, ये सीमा का अंत, ये सीमा का अंत, तो सीमांत राज्यों को भी इसने विजित किया था। तो इस तरीके से हमारे साथ दोहराओ, उत्तरापथ को जीता, उत्तरापथ के 9 राज्यों को जीता, दक्षिणापथ के 12 राज्यों को जीता और आठविक राज्यों को जीता, छोटे छोटे जंगली जो राज्य थे उनको जीता, और सीमांत क्षेत्र के राज्यों को जीता, और विदेशी राज्य जो थे जैसे कुषाण है, शक है, हूण है, इनको भी जीता था। तो इस तरीके से इन सबको जीत करके भारत में मिला लिया था और पूरा भारत एक हो गया था। यानी समुद्रगुप्त के समय में ही भारत का एक बहुत विशाल साम्राज्य जो है स्थापित हो जाता है, समुद्रगुप्त के समय में। इसीलिए समुद्रगुप्त को क्या कहा गया है? भारत का नेपोलियन। ये गलत बात है, भारत का नेपोलियन इसको नहीं कहना चाहिए, क्योंकि जो है इसने तो नेपोलियन से पहले ये काम किया था, नेपोलियन से पहले ये किया था काम, तो इसको भारत का नेपोलियन नहीं कहा जाना चाहिए था। और इसके अलावा ये सारी बातें हमको कहाँ से पता चलती हैं? ये सारी बातें हमको कहाँ से पता चलती है? तो इसके दरबार में एक संधि विग्राहक था, एक जो है अमात्य था, एक मंत्री था, संधि विग्राहक। संधि विग्राहक का मतलब होता है युद्ध वगैरह में संधि करने वाला, युद्ध वगैरह में संधि करवाने वाला, कि जैसे जा करके बातचीत करें, जैसे एक तरीके से कह सकते हो राज्य मंत्री, या इस राज्य कह रहा हूँ, विदेश मंत्री, जैसे विदेश जाते हैं लोग और उस तरीके से बात करते हैं। तो इस तरीके से जैसे 2 देशों के बीच युद्ध हो रहा है, तो अब युद्ध में कोई नतीजा निकला नहीं, तो वहाँ बैठ करके संधि करवाना, कि समझौता करवाना कि इन बातों पर हम लोग यहाँ हस्ताक्षर कर रहे हैं। ठीक है, तो हरिसेन इसका क्या था? संधि विग्राहक, हरिसेन। ठीक है, हरिसेन। तो हरिसेन से कहता है कि तुम्हारी यशगान में हमने पूरे राष्ट्र को जीत लिया, भारत को एक कर दिया, तो हमारे यशगान में, हमारे जो है उसमें यश में एक लेख लिखो, हमारे यशगान में एक लेख लिखो, जिसको कहा गया प्रयाग प्रशस्ति। क्या कहा गया? प्रयाग प्रशस्ति। प्रशस्ति मतलब प्रशंसा, प्रशस्ति मतलब प्रशंसा। तो प्रयाग प्रशस्ति किसके बारे में जानकारी देता है? समुद्रगुप्त ने लिखवाया था। जानकारी तो बहुत सारी चीज़ों को देता है, लेकिन समुद्रगुप्त ने प्रयाग प्रशस्ति लिखवाया था। किससे कहा था लिखवाने के लिए? हरिसेन। अब हरिसेन खुद तो लिखेगा नहीं कि खोद करके लिखे बैठ करके वहाँ, ठीक है। तो हरिसेन ने, जो लिखने वाला व्यक्ति था, जो रूप इसका जो वास्तुकार था, वो था तिलभट्ट। कौन था? तिलभट्ट। अब आजकल तिल के लड्डू खाने हैं ना ठंडियों में, तो तिलभट्ट से जो इसका वास्तुकार था, तिलभट्ट था। प्रयाग प्रशस्ति। अब है कौन सी भला प्रयाग प्रशस्तिकरण, ये देखते हैं। अब राजा का यशगान करना है, दुनिया को पता ना चले तो बेकार है। तो ये प्रयाग प्रशस्ति कुछ और नहीं थी, बल्कि जो अशोक के समय अशोक ने एक स्तंभ जो है कौशाम्बी में लगवाया था। एक स्तंभ कहाँ लगवाया था? कौशाम्बी में लगवाया था, जिसको अशोक स्तंभ कहा गया है। क्या कहा गया है? अशोक स्तंभ। ये अशोक की देन है स्तंभ वगैरह, ठीक है, ठीक। और ये स्तंभ क्या होते? एकात्मक बलुआ पत्थर के जो है स्तंभ होते थे। एक ही पत्थर के काट करके एक पिलर बनाया जाता था, और इसमें जो है यहाँ पर उल्टा कमल, इस तरीके से उल्टा कमल या जो है इस तरीके से चित्रकारी थी, और यहाँ बीच में इस तरीके से पट्टी थी, और पट्टी में जो है चक्र था, ठीक है, और इधर उधर घोड़े, हाथी, ये सब जो है जानवर, और ऊपर जो है शेर बैठा हुआ है, कहीं शेर बैठा है, कहीं जो है हाथी बैठा हुआ है। इस तरीके से ये क्या था? अशोक के स्तंभ थे। जो ये कौशाम्बी वाला था, जहाँ पर प्रयाग प्रशस्ति लिखी गई है, कहाँ पे है? कौशाम्बी में था, पहले कौशाम्बी में था, हाँ कौशाम्बी में था ये। अब इसमें जो है सबसे ऊपर जो लिखा है अशोक के बारे में लिखा गया है। सबसे ऊपर किसके बारे में लिखा गया है? अशोक के बारे में लिखा गया है। फिर यहाँ पर कुछ लाइन लिखी गई है जिसको हरिसेन ने लिखवाया था। किसके बारे में? समुद्रगुप्त के बारे में। किसके बारे में? समुद्रगुप्त के बारे में। और इसके बाद में अकबर क्या करता है? कौशाम्बी से इसको उखड़वा करके
और इलाहाबाद के किले में लाकर गड़वा देता है। इलाहाबाद के किले में लाकर गड़वा देता है, ठीक है। और कौन लाता है? उसका बेटा जहांगीर, ठीक। तो यहाँ पर अकबर भी लिखवाएगा कुछ अपनी बात, वैसे तो नहीं उठवा के लाएगा ना, अकबर भी लिखवाएगा, कहेगा इतना महान सम्राट जिसके हम लोग चुटकुले ज़्यादा सुनते हैं, क्या नाम था? बीरबल। क्या, कौन था? बीरबल। भाई बीरबल के बगैर तो अकबर अधूरा है। तो बीरबल ने अशोक ही नाम आता है, अकबर, अभी प्राचीन इतिहास चल रहा है ना, तो अशोक का नाम ज़्यादा आएगा। तो अकबर के बारे में यहाँ पर तीसरे लेख में, पहले लेख में अशोक का हो गया, दूसरे लेख में समुद्रगुप्त। लेख मतलब जो है पट्टी, अलग पट्टी, वो तो लेख तो अशोक के 14 लेख थे ही, वो अलग है। और समुद्रगुप्त के यहाँ दूसरी पट्टी में, तीसरी पट्टी में अकबर के बारे में लिखवाया किसने? बीरबल ने। और इसके बाद में उसका बेटा भी कुछ कम थोड़े नहीं था, उसने कहा हम भी लिखवा देंगे, तो जहांगीर ने भी लिखवा दिया। किसने? जहांगीर ने। तो ये जो है इस तरीके से इस स्तंभ में बहुत सारी बातें लोग समय समय पर लोगों ने लिखवाई। अभी जगह यहाँ पर खाली है, जगह यहाँ पर खाली है, तुम लोग भी कुछ ऐसा काम करो कि यहाँ पर लिखवा दो अपना नाम। ठीक है। तो नरेंद्र मोदी नहीं लिख पाए, अरे नरेंद्र मोदी जैसा या अशोक जैसा बनो, काम करो, तो तुम्हारा भी नंबर आ जाएगा, यहाँ लिखवाओ। और उठो, हस्ताक्षर अभी नहीं कर सकते हो क्योंकि यहाँ जाने नहीं देते हैं, ये रखा हुआ किले में। हम भी बहुत कोशिश किए थे क्योंकि इतिहास पढ़े थे, तो इसके बारे में बहुत सुन रखा था कि लाओ देख के आए कहाँ है, तो वो बंद कर रखा है, अंदर रखा हुआ है, जाएंगे मतलब देख नहीं सकते, दीदार नहीं कर सकते हैं। ऊपर से ऐसे ही देख सकते हो, उसमें टट्टर वट्टर लगा करके जो है उसको बंद कर दिया है। हाँ, बंद कर दिया है, देखने जाओगे दिखेगा नहीं। तो इस तरीके से ये क्या था, यहाँ पर हरिसेन का प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख था। हरिसेन ने लिखा था किसके बारे में? समुद्रगुप्त के बारे में। और इसमें जो है कहा गया है समुद्रगुप्त के बारे में, देखो चूंकि सब कुछ जीत लिया था ना, तो समुद्रगुप्त के बारे में कहा गया है कि समुद्रगुप्त का घोड़ा तीनों समुद्रों का पानी पीता था। समुद्रगुप्त का घोड़ा तीनों, कौन कौन से? बंगाल की खाड़ी, अरब सागर, हिंद महासागर, तीनों हो गए ना, तीनों तरह, तीनों यहाँ तक पूरा जीत लिया था। तो इसका घोड़ा जो है सब जगह जाकर पानी पीता था। मतलब पानी पीने का मतलब ये नहीं होगा कि जाके घोड़े को पानी पिला रहे हैं, समुद्र का खारा पानी थोड़ा नहीं पिएगा घोड़ा, खारा पानी था वो नहीं पी रहा है। लेकिन कहने का मतलब ये है कि हाँ, समुद्रगुप्त जो है इतना वो था। तो और इसके कुछ सिक्के प्राप्त होते हैं, समुद्रगुप्त के कुछ सिक्के प्राप्त होते हैं 6 प्रकार के। समुद्रगुप्त के 6 प्रकार के सिक्के प्राप्त होते हैं। कितने प्रकार के? 6 प्रकार के। अब एक सिक्का सबसे महत्वपूर्ण है समुद्रगुप्त का, जिसका क्या नाम है? वीणा बजाता हुआ, वीणा वाला सिक्का, ठीक है। तो समुद्रगुप्त, अब प्रश्न आएगा कि गुप्त शासकों में कौन सा शासक ऐसा था जो वीणा बजाता था? समुद्रगुप्त, क्योंकि इसके सिक्के पे वीणा लेकर बैठा हुआ समुद्रगुप्त स्वयं जो है चित्र बना हुआ है, तो इसलिए वीणा। और कुछ कविता लिखता रहा होगा, इसीलिए इसको कविराज भी कहा गया। इसने एक उपाधि धारण की थी, कौन सी? कविराज की। इसने एक उपाधि धारण की थी कविराज की, ठीक है। हाँ, कवि वो भी रहा होगा तभी तो कविराज कहता है, लेकिन कोई कविता मिली नहीं है इसके बारे में, कोई कविता मिली नहीं। लेकिन जो इसका हरिसेन का जो प्रयाग प्रशस्ति था वो चंपू शैली में लिखा गया था। किस शैली में? चंपू शैली। अब चंपू शैली कौन सी बला है भैया, ये भी समझ लो। चंपू शैली में लिखी गई थी। तो चूंकि एक कविराज था, कविता को पसंद करता रहा होगा, तो हरिसेन से कहा कि जो है प्रयाग प्रशस्ति पे हमारे बारे में जो यशगान कर रहे हो, गद्य और पद्य दोनों में करो। किस में करो? गद्य और पद्य में। तो चंपू शैली क्या होता है? गद्य और पद्य दोनों में मिश्रित बातें जब लिखी जाती है तो उसको क्या बोलते हैं? चंपू शैली, ठीक है। गद्य में भी लिखा हो और पद्य में भी लिखा हो, यानी कविता के रूप में भी लिखा हो, और जो सामान्य हम किताबों में पढ़ते हैं गद्य के रूप में, तो उसको क्या कहते हैं? चंपू शैली। और हाँ, हरिसेन ने जो लिखाया था वो किस भाषा में था? संस्कृत भाषा में, संस्कृत भाषा में, ठीक है, लिखा गया था उसको। और ब्राह्मी लिपि में। लिपि कौन सा था? ब्राह्मी लिपि। ब्राह्मी पढ़ नहीं पाओगे तो संस्कृत पढ़ नहीं पाओगे, ठीक है। वो ब्राह्मी लिपि में लिखा है। हम लोग जाएंगे वहाँ देखेंगे तो ऐसे गोदा होगा, पढ़ नहीं पाएंगे इस तरीके से, जैसे उल्टा अक्षर बने होंगे इस तरीके से। जैसे अभी वो सीखते हैं ना शॉर्ट हैंड वाले, हम लोग नहीं समझ सकते हैं। शॉर्ट हैंड में पता नहीं क्या लिख देते हैं, लाइन के ऊपर, लाइन के नीचे, लाइन पर, उनकी भाषा अलग होती। तो ऐसे ही कुछ जो है इनकी भाषा थी ब्राह्मी लिपि। तो ब्राह्मी लिपि में संस्कृत भाषा में लिखा हुआ था। अब जैसे हमारी जो है हिंदी भाषा है, अब चाहे इसको जो है आप उसमें लिखो, रोमन लिपि में लिखो, चाहे हिंदी देवनागरी लिपि में लिखो। रोमन लिपि में जैसे हम लिखते हैं राजेंद्र, तो रोमन लिपि हो गया ये, ठीक है।
और देवनागरी लिपि में इस तरीके से हो गया। हम लोग आजकल ज़्यादातर रोमन लिपि का इस्तेमाल करते हैं कि नहीं, मैसेज वगैरह करने के लिए। कोई भी बात रहती है फटाफट अंग्रेजी में टाइप कर देते हैं, लेकिन भाषा कौन सी होती है? हिंदी। ठीक है, तो ऐसे ही इनकी भाषा जो है संस्कृत थी, लेकिन लिखा किस लिपि में गया था? ब्राह्मी लिपि में, ब्राह्मी लिपि में। ठीक, ये सब प्रश्न आते हैं भैया, ध्यान रखा करो। तो इस तरीके से इसका याद रखना है आपको। इसमें जो है सिक्के जो प्राप्त हुए हैं, 6 प्रकार के सिक्के प्राप्त हुए हैं, जिसमें सबसे प्रमुख सिक्का क्या है? इसका वीणा बजाते हुए चित्र दिखाया गया है। और इसके अलावा जो है बाघ का शिकार कर रहा है, शिकार वाला स्वरूप भी इसको दिखाया गया। व्याघ्र प्रकार के सिक्के प्राप्त हुए हैं, व्याघ्र मतलब बाघ। तो जितने राजा थे इन सबनों ही तो मिलकर के हमारे शेरों को मार डाला, बाघों को मार डाला। अब बाघ गिने चुने रह गए हैं, 3000 के समथिंग बाघ रह गए, वो भी पहले, अभी बहुत कम थे। अभी जो है सरकार ने जो है बाघ या अभयारण्य जब योजना चला दी है, उसके बाद में काफ़ी बाघ बढ़ाए गए हैं। अब इस समय लगभग 52-53वां बाघ अभयारण्य स्थापित किया जा रहा है। लास्ट में अभी 52 हो गया, 50 से पहले 52 हो गए हैं। राजस्थान में जो है एक 52वां स्थापित किया गया, 53वां स्थापित किया जा रहा है। तो बाघ अभयारण्य जैसे स्थापित करके बाघों की संख्या बढ़ाई गई है। नहीं तो ये लाखों की संख्या में बाघ थे और राजाओं ने धनुष बाण मार मार करके इनको सबको खत्म कर दिया। तो अब 1000 की संख्या में रह गए सीमित, और वो भी पूरी दुनिया का 75% बाघ हिंदुस्तान में ही है। ठीक, जिसमें 3000 के आसपास संख्या है। एक्यूरेट संख्या बता दूंगा, मुझे ध्यान नहीं इसमें। तो इस तरीके से किसकी बात हो गई? समुद्रगुप्त की। अब समुद्रगुप्त के बाद में आते हैं रामगुप्त की तरफ। किसकी तरफ आते हैं? रामगुप्त। रामगुप्त बड़े विचित्र आदमी थे। रामगुप्त विचित्र ऐसे थे कि इनकी पत्नी थी देवी, ध्रुव देवी। क्या नाम था? ध्रुव देवी। इनकी पत्नी थी ध्रुव देवी। और इनके समय में एक शक शासक था, वो बहुत परेशान कर रहा था, इनको छका रहा था रामगुप्त को। और रामगुप्त जो है पराक्रम राजा थे नहीं। ठीक है, 375 एडी में ये शासन सत्ता पर बैठते हैं। कब बैठते हैं? 375 एडी में, समुद्रगुप्त के मरने के बाद में। इन्हीं के लड़के वड़के रहे होंगे। अब शक इनको परेशान कर रहा था, तो कहा परेशान तुमको नहीं करेंगे तो अपनी पत्नी को एक रात के लिए हमारे पास भेज दो, ध्रुव देवी को। अब ये तैयार हो गए। ठीक है भैया, हमको शांति स्थापित करना है। ये राजा थे, बहुत सारे कांड किए हैं। तो इन्होंने ध्रुव देवी को शक के यहाँ भेजने के लिए ये तैयार हो गए। और शक कहाँ बैठे थे? पश्चिम में। शक कहाँ बैठे थे? पश्चिम में बैठे थे ना, ये वाला अभी जो पश्चिमी क्षत्रप था शकों का, यहाँ वाला, ये वाला। और पाटलिपुत्र यहाँ था। अब ध्रुव देवी को यहाँ आना था, लेकिन इनके देवर थे। देवर का क्या नाम था? कुमारगुप्त, नहीं चंद्रगुप्त सेकंड। हाँ, चंद्रगुप्त सेकंड इनके देवर थे, अर्थात रामगुप्त का छोटा भाई। अब ऐसे बेकार आदमी से भाई ध्रुव देवी का लगाव तो रहेगा नहीं, घृणा करती रहेगी कि हमको जो है भेज रहा है, ये कैसा पति है। तो चंद्रगुप्त जब इसको पता चलता है कि हमारी भाभी जो है शकों के पास जा रही हैं, तो ध्रुव देवी से कहता है कि भाभी आप मत जाओ, मैं जाता हूँ। साड़ी वाड़ी पहन करके चल दिया, बन के ध्रुव देवी। हाँ, ध्रुव देवी बन करके। ठीक है, तो ध्रुव देवी के वेश में कौन जाता है? ये इतिहास में पूछा नहीं जाएगा, लेकिन रोचक बनाने के लिए मैं बता रहा हूँ, कहानी ऐसे ही है। ठीक है, तो ये ध्रुव देवी के रूप में बन करके कौन जाता है? चंद्रगुप्त द्वितीय। और जा करके शक शासक को निपटा देता है। जैसे उसमें कीचक वध में देखा है महाभारत में, कीचक वाले वध में भीम जो है, हाँ, द्रौपदी बनकर जाता है और कीचक को नोच के जो है बिल्कुल हाथ से वो कर देता है। तो ऐसे ही चंद्रगुप्त द्वितीय भी जाता है शक के उसमें रनिवास में, और वहाँ जा करके मार देता है। अब इसके बाद में रामगुप्त, चूँकि ये तो बिल्कुल निठल्ला था ही, अब चंद्रगुप्त जो है रामगुप्त को भी निपटा देता है ध्रुव देवी की सहायता से। कहता है कि ये भी जाएं, फिर जब ये निपट जाते हैं तो दोनों कर लेते हैं शादी। दोनों कर लेते हैं शादी है। हाँ, ध्रुव देवी और चंद्रगुप्त द्वितीय दोनों शादी कर लेते हैं। हाँ, तो भाभी से शादी कर लिया जो है चंद्रगुप्त द्वितीय ने। ठीक है, तो रामगुप्त का कहानी यही खत्म हो जाता है। अरे कलयुग तो राजाओं की देन है ही है। कलयुग हमारा इतिहास जो है भरा पड़ा है बहुत सारी चीज़ों से जो हम लोग जानते नहीं हैं। ठीक है, तो यहाँ पर चंद्रगुप्त द्वितीय जो है निपटा करके रामगुप्त को गद्दी हथिया लेता है।
हाँ, इसका कुछ काम नहीं है, बस इसका यही काम है शक के पास अपनी पत्नी को भेजना बस खाली, और कोई काम नहीं करता। समय ही ज़्यादा नहीं मिला भाई, निठल्ला था, ठीक है, तो रामगुप्त खत्म। इतिहास में इसका ज़्यादा कहीं नाम नहीं मिलता है, हमने यहाँ पर बताने के लिए इसका नाम डाल दिया था क्योंकि है, हाँ, किताब में नाम ही नहीं आएगा, लेकिन रामगुप्त की कहानी यही है, ठीक। अब यहाँ पर आता है चंद्रगुप्त द्वितीय। अब भाई उस पे जो है मतलब ध्रुव देवी मोहित हुई, उससे शादी की, तो कोई ऐसा वैसा तो राजा रहा नहीं होगा। तो चंद्रगुप्त द्वितीय भी एक दूसरा महान शासक होता है। चंद्रगुप्त द्वितीय दूसरा भी महान शासक होता है जिसने एक विरुद्ध धारण किया था, विक्रमादित्य। कौन सा? विक्रमादित्य। तो प्रश्न आएगा, अब ऑप्शन में दिया रहेगा प्रथम, द्वितीय, कौन सा? द्वितीय। कहेगा विक्रमादित्य की उपाधि धारण करने वाला कौन गुप्त शासक था? चंद्रगुप्त सेकंड। तो प्रथम भी दिया रहेगा और हो सकता है तृतीय भी दे दे उसमें, तो द्वितीय। तृतीय कोई चंद्रगुप्त था ही नहीं, या चंद्रगुप्त मौर्य दे सकता है, चंद्रगुप्त मौर्य दे सकता। अब चंद्रगुप्त मौर्य और चंद्रगुप्त में अंतर समझ गए? चंद्रगुप्त मौर्य तो बहुत पहले हुआ था, ठीक है, वे विक्रमादित्य, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। अब इन्होंने भी जो है, अब चूंकि साम्राज्य तो काफ़ी विस्तृत था ही, साम्राज्य तो काफ़ी विस्तृत था, तो इन्होंने भी कुछ वैवाहिक संबंध वगैरह स्थापित किए, वैवाहिक संबंध स्थापित किए। और इसके अलावा इन्होंने कुछ विजय अभियान भी किया, विजय अभियान भी किया। तो वैवाहिक संबंध में कुछ जगहों से इन्होंने अपनी बेटियों की शादी की, कुछ जगह से अपनी खुद की शादी की, अपने बेटे की शादी की। जैसे इनका बेटा था कुमारगुप्त, तो कुमारगुप्त की शादी दक्षिण भारत के कुंतल की राजकुमारी से होती है। कुंतल देश ये है, कुंतल देश दक्षिण वाला है, कुंतल कर्नाटक वाला क्षेत्र है जो कुंतल कहलाता है। कौन सा? कर्नाटक वाला क्षेत्र। तो कुंतल देश से इनके बेटे की शादी होती है, किसके? कुमारगुप्त की, ठीक है। तो ये सब वैवाहिक संबंध स्थापित करते हैं, यानी कि वैवाहिक संबंध भी स्थापित करता है और विजय अभियान भी करता है। तो विजय अभियान में इसकी जानकारी कहाँ से होती है? आप दिल्ली गए हो कभी कि नहीं गए हो? मेहरौली का नाम सुने हो, या कुतुब मीनार जानते होगे? दिल्ली में क्या है? कुतुब मीनार। इसी ने बनवाया था क्या? इसने नहीं बनवाया था। कुतुब मीनार जब देखने जाओगे तो उसके बगल में एक लोहे का स्तंभ खड़ा हुआ है, उसी के सामने, कुतुब मीनार के सामने, इस तरीके से मेहरौली है, हाँ ठीक, मेहरौली में ही जो है लोहे का बहुत बड़ा स्तंभ है, ठीक है, लोहे का स्तंभ है बहुत बड़ा। और इस पे जो है लेख लिखा हुआ है, लोह स्तंभ पे लेख लिखा हुआ है। जैसे अशोक के पत्थर के स्तंभ थे, ऐसे ही चंद्रगुप्त द्वितीय का लौह स्तंभ है, ठीक है। उस पर चंद्र लिखा हुआ है, उस पर प्रथम द्वितीय नहीं लिखा हुआ, उसमें सिर्फ चंद्र लिखा हुआ है। तो यहाँ पर इतिहासकारों ने जब वहाँ देखा, उसको पढ़ा लेख को, तो उस लेख को पढ़ करके ये भान लगाया कि चंद्रगुप्त प्रथम तो हो नहीं सकता है, चंद्रगुप्त द्वितीय हो सकता है, जो मतलब उसने कुछ चीज़ें विजय की होंगी जो यहाँ लिखा है। तो उसने लिखा है कि विष्णु पद पर्वत पर जो है इसने विष्णु पताका, विष्णु ध्वज या विष्णु पताका लहराई। विष्णु ध्वज लहराई मतलब विष्णु पद पर्वत वाला क्षेत्र क्या कर लिया होगा? जीत लिया होगा। तो ये कहाँ लिखा मिलता है? मेहरौली के लौह स्तंभ पर। कहाँ लिखा मिलता है? मेहरौली के लौह स्तंभ पर, ठीक है। तो मेहरौली के लौह स्तंभ पर ये लिखा मिलता है। और इसके अलावा पहला अभी ध्रुव देवी बनकर के शक को निपटाया था, और शक अभी जो है कह रहे थे अब हमारे जो है पूर्वज को मार के चला गया हमारे पापा को, तो अब शक जो है इधर फिराक में रहते हैं कि चंद्रगुप्त को निपटाएं। चंद्रगुप्त कहता है अब तुमको हम थोड़ने आ रहे हैं। तो ये जो है ये हाँ शक को रौंदने चल देता है, शक को रौंदने चल देता है। शक जो कहाँ थे? मालवा वाले क्षेत्र में, पश्चिम क्षेत्र में। कहाँ पे? मालवा और गुजरात वाले क्षेत्र में थे। पाटलिपुत्र से चलता है। और रुद्र सिंह तृतीय इस समय यहाँ का राजा रहता है। कौन? रुद्र सिंह तृतीय। तो रुद्र सिंह तृतीय को जो है कौन हराता है? चंद्रगुप्त द्वितीय। और चूंकि ये काफ़ी परेशान कर रहे थे, समुद्रगुप्त जैसे लोगों को भी परेशान किया था इसने, विदेशी उसमें तो मतलब जीत करके छोड़ दिया था। तो इस तरीके से अभी तक काफ़ी परेशान कर रहे थे, काफ़ी समय से परेशान कर रहे थे। इसके पहले भी थे ना, जैसे उनसे सातवाहन शासकों से भी इनका युद्ध हुआ, नैफान और जो है रुद्रदामन जैसे उनसे। तो रुद्र सिंह तृतीय जो है मालवा का इस समय शासक था चंद्रगुप्त द्वितीय के समय, और आ करके इसको थूर थार करके ख़त्म कर देता है। और जब इसको मार देता है
तब ये अपनी उपाधि धारण करता है सकारी। क्या? सकारी, शकों का विजेता, शकों का विजेता। विक्रमादित्य सकारी उपाधि कौन धारण करता है? चंद्रगुप्त द्वितीय। शक को नष्ट कर देता है, इसके बाद शक खत्म हो जाते हैं। तो शकों का उन्मूलन करने वाला राजा कौन था? चंद्रगुप्त द्वितीय। अब पूरा यहाँ अपना राज्य स्थापित कर लेता है शकों को नष्ट करके। तो यहाँ पर हमको दो बातें पता चलती है विजय अभियान में, एक तो शकों को हराया और दूसरा विष्णुपद पर्वत पर इसने विजय पताका लहराई, विष्णु ध्वज लहराया। ठीक है, गुप्त वंशों का जो ध्वज रहा होगा, विष्णु ध्वज रहा होगा, उसको जा करके वहाँ गाड़ लिया। जैसे हमारे यहाँ भारत का क्या है? तिरंगा है। अगर तिरंगा कहीं लहरा दिए तो इसका मतलब भारत का वहाँ कब्जा हो गया कि नहीं हो गया। तो इसने अपना ध्वज जा करके वहाँ गाड़ दिया। चंद्रगुप्त द्वितीय जो था, इसके समय में नवरत्न होते थे, इसके दरबार में नवरत्न होते थे। ठीक है, हाँ, इसके समय में नवरत्न होते थे। तो जिसमें कालिदास भी था। ठीक है, कालिदास, छपणक, वो मैं नोट्स में दे दूंगा, सारा नामों के नाम दे देंगे। ठीक है, नोट्स में लिखा हुआ है। तो कालिदास था, छपणक थे, घट करपर थे, बेताल भट्ट वाली कहानी सुनी होगी, बेताल भट्ट थे, लेकिन वो बेताल अलग थे, ये बेताल भट्ट था। बेताल भट्ट जो है एक जादूगर था। ठीक है, और इसी प्रकार से जो है एक कोशकार थे जो डिक्शनरी लिखते थे, डिक्शनरी लिखा था जैसे आज की इंसाइक्लोपीडिया है, ऐसे डिक्शनरी लिखने वाले जो है इसके नवरत्नों में से एक नवरत्न था। तो इस तरीके से नवरत्न किसके दरबार में थे? चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में। इसीलिए चंद्रगुप्त द्वितीय का समय जो कहा गया है गुप्त साम्राज्य का स्वर्ण युग, गुप्त साम्राज्य का स्वर्ण युग किसके समय कहा गया है? चंद्रगुप्त द्वितीय के समय। क्योंकि इसके समय में साहित्य के क्षेत्र में बहुत काम हुआ, विज्ञान के क्षेत्र में काम हुआ। वराह मिहिर इसी के समय में था, जो इसका दरबारी नवरत्नों में से एक था। वराह मिहिर खगोल विज्ञानी था। ठीक है, गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत दिया था, तो इसी के समय में था वराह मिहिर। तो ऐसे लोग थे, और जो है हस्तरेखा देखने वाले भी थे, ज्योतिष शास्त्र जानने वाले। तो बहुत सारी चीज़ों का यहाँ पर जो है चंद्रगुप्त द्वितीय के समय कार्य होता है। तो इस तरीके से जो है ये चंद्रगुप्त की कहानी थी। चंद्रगुप्त द्वितीय, क्या क्या चीज़ें थी चंद्रगुप्त द्वितीय की बातें? हाँ, किसकी शादी की? हाँ, ध्रुव देवी से। भाभी वाला याद है भाभी वाला याद रहेगा शकों को हराया, सकार की उपाधि धारण की, शकों को हरा करके। हाँ, और विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। ठीक, अब आते हैं इसके बेटे कुमारगुप्त प्रथम की तरफ। कुमारगुप्त प्रथम, ठीक है, कुमारगुप्त प्रथम के समय में ज़्यादा कोई काम नहीं हुआ है, लेकिन इसके समय का महत्वपूर्ण कार्य क्या था? इसने एक विश्वविद्यालय स्थापित किया था, नालंदा विश्वविद्यालय। कौन सा विश्वविद्यालय? नालंदा विश्वविद्यालय। ये ध्यान रखना। तो कुमारगुप्त ने नालंदा विश्वविद्यालय स्थापित किया था। नालंदा विश्वविद्यालय जो कि बिहार में है, नालंदा विश्वविद्यालय। ठीक है, तो नालंदा विश्वविद्यालय उसी तरीके से था जिस तरीके से तक्षशिला था। यहाँ पर तक्षशिला था। तक्षशिला सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय था और नालंदा उसके बाद स्थापित हुआ है। तो नालंदा विश्वविद्यालय, ये प्रश्न आता है, नालंदा विश्वविद्यालय स्थापित करने वाले शासक कौन था? कुमारगुप्त प्रथम। नालंदा विश्वविद्यालय में महायान बौद्ध धर्म की दो शाखाएं थी, हीनयान और महायान। तो महायान शाखा की यहाँ पर शिक्षा दी जाती थी, महायान शाखा की शिक्षा दी जाती थी। और नालंदा विश्वविद्यालय भारत का ऐसा पहला विश्वविद्यालय था जो आवासीय विश्वविद्यालय था। यहाँ पर छात्रावास भी थे, क्योंकि विदेश विदेश से लोग आते थे यहाँ पढ़ने के लिए। नालंदा में विदेश विदेश से लोग आते थे पढ़ने के लिए, तो इसलिए नालंदा विश्वविद्यालय जो है बौद्ध शिक्षा का एक प्रमुख केंद्र था, जहाँ पर महायान शाखा की शिक्षा दी जाती थी। तक्षशिला में छात्रावास नहीं था, लेकिन यहाँ पर छात्रावास था। तो पहला विश्वविद्यालय तो तक्षशिला था, लेकिन दूसरा विश्वविद्यालय क्या था? नालंदा। लेकिन नालंदा को हमारा जो मध्यकालीन शासक आते हैं सल्तनत काल के, वो इतने ज़्यादा जो है बेकार थे कि उसमें एक था जो है कुतुबुद्दीन ऐबक, उसका एक सेनापति था जो पूरा यहाँ से दिल्ली से चला जीतते हुए जो है पूरी भारत को पूरा राउंड डालता है। ठीक है, पूर्वी भारत तक चला आता है, और वो नालंदा को क्या कर देता है? आग लगा देता है। नालंदा इसलिए प्रसिद्ध था क्योंकि नालंदा में बहुत सारे बौद्ध ग्रंथ रखे हुए थे और भारत का पताका पूरे विश्व में लहराता था ज्ञान के मामले में। तो इसने कहा, न रहेगा ज्ञान न बजेगी बांसुरी, और
लगा दिया, माचिस जो है जला दिया। इसका नाम था, देखो कोई खिलजी था, खिलजी, कौन सा खिलजी था, बख्तियार खिलजी। क्या नाम था? बख्तियार खिलजी। बख्तियार खिलजी किसका सेनापति था? कुतुबुद्दीन ऐबक का। और ये बंगाल तक जीतते हुए चला गया, क्योंकि रास्ते में हाँ बिजली लिख दिया है बख्तियार खिलजी, बिजली नहीं, खिलजी लिखे थे। हाँ बख्तियार खिलजी, अब खिलजी ऐसे खिलजी। बख्तियार खिलजी ने नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट कर दिया। क्या? आग वाग लगा करके नष्ट कर दिया। भाई यहाँ पुस्तकालय था, बहुत सारे धर्म ग्रंथ रखे थे, सबको सत्यानाश कर दिया। नहीं तो आज हमारा देश बहुत समृद्ध होगा साहित्य के मामले में और बहुत सारी चीज़ों में, क्योंकि उस समय ज्ञान जो था, उस समय अभी तक जो है सारी चीज़ें हस्तलिखित ज्ञान थे, तो उन सबको नष्ट कर दिया। लेकिन आज भारत सरकार अभी क्या कर रही है, नालंदा विश्वविद्यालय को पुनरुद्धार किया गया है। मैं तो गया हूँ यहाँ घूमने, नालंदा विश्वविद्यालय का पुनरुद्धार किया गया है। अब वहाँ पर जो है मतलब पाली भाषा में जो है अभी भी वहाँ शिक्षा दी जाती है। चीन वगैरह के, जापान वगैरह के बौद्ध भिक्षु या बौद्ध स्टूडेंट आते हैं, पढ़ाई कर रहे हैं। अभी वहाँ रिसर्च की भी व्यवस्था है। ठीक है, सब जो है एक नए सिरे से बनाया गया है। वही पुराना वाला बिल्डिंग, पुराना तो रहता भी नहीं, सब खंडेर हो जाता, तो उसी के बगल में अभी बना दिया गया है नालंदा विश्वविद्यालय नए सिरे से। ठीक, तो ये जो है बख्तियार खिलजी बड़ा बेकार था, इसने नालंदा विश्वविद्यालय को जला करके सत्यानाश कर दिया। तो कुमारगुप्त के समय की ये घटना थी। ठीक है, और अब हम लोग आते हैं स्कंदगुप्त। स्कंदगुप्त भी ज़्यादा इसका कुछ महत्व नहीं है, लेकिन स्कंदगुप्त जो है ये हूणों को हराता है। प्रश्न यहाँ से आता है कि किसके समय में, कौन से शासक के समय में हूणों का प्रथम आक्रमण हुआ था? हूणों का प्रथम आक्रमण किसके समय में हुआ था? स्कंदगुप्त के समय में। तो ये आप ध्यान रखना। और हूणों को हराता है और बार बार आक्रमण करते हैं हूण जो है, कभी किसी जो है राजा के रूप में, कभी किसी राजा के रूप में। तो सर्वाधिक बार जो युद्ध होता है हूणों से, किसका होता है? स्कंदगुप्त का होता है। ठीक, और कुमारगुप्त में एक बात और थी, इसके समय में सबसे ज़्यादा अभिलेख प्राप्त हुए। कुमारगुप्त में सबसे ज़्यादा अभिलेख प्राप्त हुए, लगभग 18 अभिलेख प्राप्त हुए। ठीक है, तो एक प्रश्न आता है, ये भी ध्यान रखना, कुमारगुप्त के सबसे ज़्यादा अभिलेख प्राप्त हुए हैं। कुमारगुप्त प्रथम के सबसे ज़्यादा अभिलेख प्राप्त हुए हैं। और इसके बाद कई राजा आते हैं। स्कंदगुप्त तक तो यहाँ हमने सीरियल से चला है, स्कंदगुप्त तक ये हम सीरियल से चले हैं। इसके बाद वही छुटपुटिया चन्नू मन्नू सब आते हैं, जिनका कोई इतिहास में नाम नहीं है, लेकिन पुराणों में इनकी लिस्ट मिलती है। ठीक है, तो लेकिन स्कंदगुप्त के बाद में एक आता है भानुगुप्त। भानुगुप्त का यहाँ जिक्र हमने इसलिए किया है क्योंकि ये महत्वपूर्ण है। हूणों का जब आक्रमण होता है भानुगुप्त के समय में, तो इसका एक मित्र रहता है गोपराज। कौन रहता है? गोपराज, भानुगुप्त का मित्र, जो लड़ने के लिए जाता है हूणों से, और लड़ते लड़ते शहीद हो जाता है, वहीं पर मारा जाता है। अब इसकी पत्नी जो थी गोपराज की, वो सती हो जाती है, अपने पति की चिता पर सती हो जाती है, जल जाती है। तो सबसे पहले सती प्रथा का, सती होने का जो उल्लेख मिलता है वो कहाँ से मिलता है? भानुगुप्त के समय में 510 एडी में भानुगुप्त ने एक अभिलेख लिखाया था जिसका नाम था एरण अभिलेख। कौन सा? एरण अभिलेख। कौन सा अभिलेख? एरण अभिलेख। देखो मैंने इसलिए यहाँ जिक्र कर दिया क्योंकि आप छोटी किताबों में पढ़ोगे एरण अभिलेख से हमको 510 ईस्वी में जो है सती प्रथा का पहला साक्ष्य मिलता है, लेकिन कहानी आपको पता नहीं, भूल जाओगे। यहाँ पर आपको कहानी पता है। कहानी क्या है कि जो है भानुगुप्त जो गुप्त शासक था, उसका जो मित्र था गोपराज जो है हूणों से लड़ने के लिए जाता है। हूणों से, किससे लड़ने के लिए? हूणों से लड़ने के लिए जाता है, और उसमें युद्ध में मारा जाता है। और जब मारा जाता है तो उसकी पत्नी साथ में चिता पर जल जाती। तो 510 ईस्वी में सती होने का पहला प्रमाण हमको मिलता है। किससे पता चलता है? एरण अभिलेख से। किससे पता चलता है? एरण अभिलेख से। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, एरण अभिलेख। प्रश्न आता है सीधे सीधे कि सती प्रथा का सबसे पहला उल्लेख कहाँ मिलता है? एरण अभिलेख। और एरण अभिलेख किसका है? भानुगुप्त का है, भानुगुप्त का है। अब जो है ये बटे विष्णुगुप्त जो है अंतिम शासक थे। इसके बाद गुप्त साम्राज्य खत्म हो जाता है। तो इस तरीके से गुप्तों का हमने यहाँ पूरा डीएनए कर दिया है। अब देखो यहाँ पर कुछ चीज़ें हैं, मैं जो है पूछूंगा और दोहराना है मेरे साथ। कितना मिनट हो गया?
हाँ तो अब वो उसमें अलग अलग करूँगा ना, पहला वाला अलग करेंगे, इसको बाद में कल अपलोड करेंगे। तो अब इसको याद करना है मेरे साथ, ठीक है, जितना पढ़ा है आज। तो बिल्कुल समराइज करके हम गुप्त साम्राज्य को याद करा देते हैं अपने साथ। चलो हमारे साथ। श्रीगुप्त किसके सामंत थे? श्रीगुप्त सामंत थे, किसके सामंत थे? कुषाणों के सामंत थे। श्रीगुप्त कुषाणों के सामंत थे और श्रीगुप्त ने सबसे पहले गुप्त वंश की स्थापना की, नींव डाली, ठीक। और उसके बाद घटोत्कच चाहते हैं, दोनों ने कौन सी उपाधि धारण की? महाराज की। इसके बाद में घटोत्कच का पुत्र चंद्रगुप्त प्रथम आता है। चंद्रगुप्त प्रथम ने कौन सी उपाधि धारण की? महाराजाधिराज की। तो महाराजाधिराज की उपाधि धारण करने वाला पहला राजा कौन था? चंद्रगुप्त प्रथम, ठीक है। और इसने एक संवत चलाया था, कौन सा? गुप्त संवत। गुप्त संवत कब चलाया था? 319 AD में, ठीक। इसके बाद में समुद्रगुप्त, इसका बेटा समुद्रगुप्त आता है। और समुद्रगुप्त जो है ये सबसे पराक्रम शासक था, सबसे जो है इस वंश का, गुप्त साम्राज्य का सबसे ज़्यादा पराक्रम शासक अगर आएगा कोई टिक लगाने के लिए तो आपको समुद्रगुप्त के साथ ही जाना है। समुद्रगुप्त इसने पूरे भारत को जीत लिया था। कौन कौन को जीता था? उत्तरापद को जीता था, उत्तरापद के 9 राज्यों को, दक्षिणापद के 12 राज्यों को और आठविक राज्यों को, सीमावर्ती राज्यों को और पाटलिपुत्र कह रहा है पाटलिपुत्र में तो बैठा ही था खुद। आठविक राज्य, सीमावर्ती राज्य, विदेशी राज्य, उत्तरापक्ष और दक्षिणापद, ठीक है। अभी ये पाटलिपुत्र में ही बैठे हुए हैं। अरे पाटलिपुत्र में तो बैठ करके शासन ही कर रहा है वो, कहाँ बैठे हो? वहां से तो वो चलता है भाई, मानचित्र में तो मैंने बनाया था कि पाटलिपुत्र से चलता है। और इसके बाद में रामगुप्त आता है। रामगुप्त वाली कहानी तो सबको पता है, ठीक है, ध्रुवदेवी, हाँ। और इसके बाद में चंद्रगुप्त द्वितीय, हाँ। और बीड़ा बजाते हुए किसका सिक्का मिला है? समुद्रगुप्त का, बीड़ा बजाते हुए। तो बीड़ा वादन कौन करता था? समुद्रगुप्त। और कविराज कौन था? समुद्रगुप्त, ठीक है, तो ये याद रखना। और चंद्रगुप्त द्वितीय था जिसने किसकी उपाधि धारण की? विक्रमादित्य की। चंद्रगुप्त द्वितीय ने किसकी उपाधि धारण की? विक्रमादित्य की। और मेहरौली का स्तंभ लेख किसका है? चंद्रगुप्त सेकंड का। मेहरौली दिल्ली का मेहरौली है, मेहरौली का स्तंभ लेख किसका है? चंद्रगुप्त सेकंड का, ठीक है। और इसने शकों को किसने प्राप्त किया था? चंद्रगुप्त सेकंड ने। सकार की उपाधि किसने धारण की? चंद्रगुप्त सेकंड ने, ठीक। और इसके बाद में कुमारगुप्त ने कौन सा विश्वविद्यालय की स्थापना की थी? नालंदा विश्वविद्यालय। और किसने नष्ट किया था? बख्तियार खिलजी ने। स्कंदगुप्त के समय में क्या होता है? हुणों का पहला आक्रमण होता है। हुणों का भारत पर पहला आक्रमण होता है किसके समय में? स्कंदगुप्त के समय में। और भानुगुप्त किस लिए महत्वपूर्ण है? एरण अभिलेख के लिए। किस अभिलेख के लिए? एरण अभिलेख। एरण अभिलेख से क्या पता चलता है? सती प्रथा। 510 ईस्वी में भारत में सती प्रथा का पहला साक्ष्य मिलता है। कौन से अभिलेख से? एरण अभिलेख से, ठीक है। इस प्रकार से विष्णुगुप्त खत्म और हमारा जो है गुप्त वंश खत्म। अब गुप्त वंश में हम लोग क्या पढ़ेंगे? इसके विज्ञान के बारे में पढ़ना जरूरी है। गुप्त साम्राज्य के विज्ञान के साथ साथ में जो है समाज देखना है, समाज कैसा था, अर्थव्यवस्था कैसी थी, तो ये सब हम लोग देखेंगे बाद में, ठीक।